सीज फायर एग्रीमेंट में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि गाजा से सेना बाहर हटेगी। जब आईडीएफ गाजा से कंप्लीटली बाहर जा रही है, अब वहां पर एक ज्वाइंट आर्मी जो आ रही है टेम्परेरी, तो नेचुरल सी बात है, कब्जा करने का कोई सवाल ही नहीं है। वो बाद में कब्जा कर लें, बाद में साल 2 साल के बाद कोई घटनाक्रम हो जाए तो हम उसके बारे में अभी से कुछ नहीं कह सकते। मगर आज की डेट में इनको खाली करना पड़ेगा। जी मुमताज भाई। वरना प्लान तो बहुत कुछ था इजराइल का, और वो अपने प्लान के ऊपर जिद पे अड़ा हुआ था। लेकिन अमेरिका की आंख तब खुली जब इजराइल ने अटैक कर दिया इसके ऊपर, कतर के ऊपर। कतर के ऊपर अटैक होना मतलब अरब देशों का लामबंद होना। वो बच गए। तो बहरहाल मैं स्क्रीन पर लेता हूं राशिद रिजवी साहब को, और फिर उसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे। राशिद रिजवी साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। राशिद रिजवी साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और वो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत बेबाकी से अपनी बात को कहते हैं। और इसके अलावा वो माहिर तालीम, माहिर कानून, तो इस एतबार से एक मेच्योर पर्सन जिसको हम कह सकते हैं तजिया निगार, वो राशिद रिजवी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और उन्हीं से बातचीत शुरू करूंगा। राशिद रिजवी साहब, 250 लोगों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है और वहां से आईडीएफ अब निकल भी रही है, और जो फिलिस्तीनी हुकूमत की फोर्स है वो उन मकामात पे रिपोर्ट आ रही है कि वो उन मकामात पे खास तौर से वो जा रही है जहां पे आईडीएफ पहले से तैनात थी। तो कुल मिलाकर के मैं सबसे पहले चाहूंगा कि ओपनिंग रिमार्क में क्या कहेंगे आप इस पूरे मंजरनामे को, क्योंकि खबर तो फिलहाल बड़ी पॉजिटिव है और वहां पे बहुत खुशी की लहर भी है लोगों में। राशिद रिजवी साहब। जी, बात तो सही है, खुशी की लहर है, लेकिन अभी भी उत्तर गाजा सुरक्षित नहीं है। उत्तर गाजा में अभी भी आईडीएफ मौजूद है और आज एयर स्ट्राइक जो उन्होंने किया है एक बिल्डिंग पे, उसमें 40 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। सीज फायर होने के दूसरे दिन इन्होंने ये हमला कर दिया है। तो दोनों तरफ से वाद प्रतिवाद चल रहा है अभी भी। काफी मात्रा में सैनिक वापस जा रहे हैं, टैंक वापस जा रहे हैं, गाजा से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन निकलते निकलते कोई ना कोई घटनाएं होती जा रही हैं। छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं सबरा मोहल्ले पर। वहां एक मोहल्ला है सबरा, उत्तर गाजा में। वहां पर एयर स्ट्राइक किया, पूरी बिल्डिंग गिर गई। 4-6 लोगों की अभी पुष्टि हुई है कि उनकी मौत हुई है। 40 लोग रहते थे उस बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग में दबे हुए हैं, अभी निकाल नहीं पाए हैं। तो जिसमें ये आप नहीं कह सकते कि कितने लोग बचे हैं, कितने लोग नहीं बचे हैं। और दूसरी तरफ इजरायली हमास के स्नाइपर ने एक इजरायली रिजर्विस्ट को गोली मार दी, 26 साल का, जिसका नाम बताया जा रहा है माइकल नाखमानी। तो उसको इन्होंने, इनके स्नाइपर ने गोली मार दिया। तो दोनों तरह से भी चल रहा है। अभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि एकदम 100% शांति बनी हुई है। आईडीएफ ने पहले ही कहा था कि उत्तर गाजा में कोई ना आए। उसने पहले स्पष्ट कर दिया था कि उत्तर गाजा में कोई नहीं आए। तो उत्तर गाजा में कोई ना आए, और जो भी हम करना चाहें हम करते रहेंगे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक दाग और देके जा रही है। और जो बंदी बंधक दोनों तरफ हैं, जेल में हैं, और जिनकी सूची दिया है हमास ने, उन सबको छोड़ना मजबूरी इजराइल की इसलिए है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की छवि बहुत धूमिल हो गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये चीज खुल के सामने आ गई है कि अमेरिका के समर्थन से इतना बड़ा जेनोसाइड इजराइल ने किया। अगर अमेरिका समर्थन न देता तो जेनोसाइड इतना बड़ा इजराइल नहीं कर सकता था। अभी आपने सुना होगा मलोनी के नाम भी आया है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उनके खिलाफ शायद
कंप्लेंट फाइल कर दी गई है। तो मेलोनी ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया कि गाजा को रीएस्टेब्लिश करने में इटली पूरा योगदान देगा, इटली पूरा सहयोग देगा। तो अब जो जिनके चेहरे गंदे हुए थे ना, वो अपना हाथ धुल के साफ करने की कोशिश करेंगे। बहुत लोग निकलेंगे ऐसे भी। खाली इसमें ये ना समझिए कि आप हम सिर्फ मेलोनी के लिए बोल रहे हैं, हम सिर्फ इटली के लिए बोल रहे हैं। अभी और भी देश के लोग आगे आएँगे, वो कहेंगे कि हाँ, हम करने के लिए तैयार हैं, सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल इज़राइल को वो बंधक छोड़ने पड़ेंगे। अगर इज़राइल नहीं छोड़ता है, तो आप ये समझिएगा कि नेतन्याहू अपने आप को पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेले पाएँगे। उनका एक ही समर्थक था। पूरी दुनिया में उनका एक ही समर्थक था जिसने हर हाल में उनका समर्थन किया, उसका नाम था अमेरिका। वो चाहे बाइडेन का दौर रहा हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का दौर रहा हो। दोनों ही दौर में इनको खूब पैसे, खूब हथियार मिले। इन्होंने खूब दिल खोल के जेनोसाइड किया, खूब दिल खोल के बारूद बरसाए। अभी आप कल ही का स्टेटमेंट था आपका कि कितने हज़ार टन बारूद बरसा दिए गए। मतलब जो गाज़ा स्ट्रिप है, वो एक पट्टी है। आप सोचिए कि लोगों की सांसों में कितने बारूद चले गए होंगे। लोगों को फेफड़े की बीमारियाँ हो गई होंगी। जितने भी आईडीएफ लोग थे, वो अपने आप को बिल्कुल कवर्ड रखते थे। उनकी नाकें एकदम कवर्ड रहती थी, फ़िल्टर लगा के रखते थे वो। तो वो लोग तो उसमें सेफ थे। बाकी जो आम आवाम थी, वो तो उनके तो कितनों के लिवर डैमेज हो गए होंगे, फेफड़े खराब हो गए होंगे। मगर जो चीज़ें हो रही हैं, हमको लगता है कि एक बेहतरी की तरफ ही जाना चाहिए और ये इनके बंधक को छोड़ दें, वो उनके बंधक को छोड़ेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा-सा समय दिया जाएगा, वो उनकी लाश उनके जो शव हैं, उन आपके इज़राइल के पास इनके बंधक के, जो उनके यहाँ कैज़ुअल्टीज़ में मर गए या कैसे भी डेथ हो गई, तो उनके वो शव वापस करेंगे। ये इनके पास जो बंधक थे, उनकी डेथ किसी भी कारण हुई, ये उनके शव वापस करेंगे। अमेरिका ने एक बीच में लकीर खींच दी कि एक अमेरिका की खुद की सेना के लोग रहेंगे प्लस आपके गल्फ कंट्रीज़ के चाहे आपका सऊदी अरब हो, चाहे आपका इजिप्ट हो या आपका टर्की हो, इनके लोग भी एक जॉइंट जॉइंट आर्मी बना करके अस्थायी आर्मी रहेगी ये। ये वहाँ पर सिर्फ़ इस चीज़ के लिए रहेगी कि शुरुआती दौर में दोनों तरफ से कोई किसी पे हमला ना करे और जो संघर्ष विराम है, इसको पूरी तरीके से कायम कर दिया जाए। वरना प्लान तो बहुत कुछ था इज़राइल का और वो अपने प्लान के ऊपर ज़िद पे अड़ा हुआ था। लेकिन अमेरिका की आँख तब खुली जब इज़राइल ने अटैक कर दिया इसके ऊपर, कतर के ऊपर। कतर के ऊपर अटैक होना मतलब अरब देशों का लामबंद होना। अरब देशों के लामबंद होने से कुछ आहट महसूस हुई डोनाल्ड ट्रंप को, कहीं ऐसा ना हो कि हम मिडल ईस्ट को खो दें। इसलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा मुद्दा सीज़ फायर पे उठाया। अब आप देखिए कि कतर कतर जो है किसको जॉइन कर रहा है? ईरान को, जो पसंद नहीं करता अमेरिका। सऊदी अरबिया किससे समझौता कर रहा है? पाकिस्तान से। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई भी अरब देश किसी के साथ समझौते में आए। वो चाहता था कि सब हमारे ही इशारे पे रहें, सब हम पे भरोसा करें, सब हम पे डिपेंड रहें, हम हमारे ऊपर आश्रित रहें। अगर इन लोगों ने अपना-अपना पार्टनर बना लिया, 2-2 3-3 पार्टनर सेलेक्ट कर लिए, तो हमारी जो वैल्यू है मिडल ईस्ट में वो खत्म हो जाएगी और इनकी जो इकोनॉमी है अमेरिका की, कम से कम 15 से 20% आराम से चलती है मिडल ईस्ट की तेल से, जो अमेरिका कभी डैमेज नहीं करना चाहता, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ये 20% जो इकोनॉमी है,
मेरे ख्याल से 6 महीने के जो 4-6 महीने का इनका इकोनॉमी का पैसा रहा होगा, उसका 10% ही इज़राइल को दिया होगा, गाज़ा पे हमला करने के लिए, जो इन्होंने सहयोग किया पैसों से या बारूदों से। तो वो नहीं चाहता है कि हमारा कोई नुकसान हो, ईरान मज़बूत हो और सऊदी अरब जो है वो ईरान को पकड़े, कतर ईरान को पकड़े, इजिप्ट ईरान को पकड़े। वो किसी भी कंडीशन में नहीं चाहता। इसीलिए उसने क्या किया कि घेर करके पहले तो उसने ये बनाया कि हम इस तरीके की चीज़ों को बना रहे हैं, हम गाज़ा को प्रोटेक्ट करेंगे, गाज़ा पे कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता, इज़राइल गाज़ा की एक इंच ज़मीन कब्ज़ा नहीं कर सकता। मतलब कंप्लीटली टोन चेंज हो गया है, यहाँ तक कि हमास ने एकदम आँखों में आँख डाल करके अमेरिका से अपनी बात रखी, हमास ने। हमास ने सर झुका के नहीं रखा कि उन्होंने आदेश दिया, कहा नहीं हम तैयार हैं, आप जैसा कहें। हमास ने कहा नहीं, ये मेरी मेरी ये शर्तें हैं, इन शर्तों पर अगर बात होगी तो हम तैयार हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी चाहते हैं कि हमारे लोग सुरक्षित रहें, हमको भी मरने और मारने का शौक नहीं है। हम अपने लोगों की जो भी कर रहे थे सुरक्षा के लिए कर रहे थे, जो आगे करेंगे अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, अपनी ज़मीन की सुरक्षा के लिए हम करेंगे। तो हमास की बात अमेरिका को सुनना पड़ा, हमास की शर्तें अमेरिका को माननी पड़ी। लोग कहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रम्प सनकी टाइप के एक इंसान है कि इनके दिमाग में जो आ जाता है वो वही करते हैं। वो फिर नहीं चाहते कि हमारा जो प्लान पेश किया हुआ है, उसमें कोई 1 इंच इधर से उधर कोई करे। अब आप देखिए ना, उन्होंने भारत के ऊपर 25% लगाया और ये कहा 25% कि तुमने रशिया से तेल खरीदा, रशिया को तुमने फाइनेंशियल में स्ट्रॉन्ग किया, उसी पैसे का इस्तेमाल करके रशिया ने यूक्रेन को तबाह किया। तो इन्होंने उसपे आपत्ति की, भारत ने। तो आपत्ति के ऊपर उसने 25% और ठोक दिया। कहा अब बोलोगे तो अब 100% कर देंगे हम, टैरिफ। तो वो एक ज़िद्दी टाइप के इंसान है, डोनाल्ड ट्रम्प। लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी बुरी तरह से फँसी हुई थी कि उनको हमास की बात को भी सुनना पड़ा। नेतन्याहू का आपने अभी तक ऐसा बयान नहीं देखा होगा, जो वो कॉलर ऊँचा करके देते थे। लगभग आप देखिए तो मीडिया से वो गायब ही गायब है, उनका आखिरी बयान अभी जब आया तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। वो कहीं अंदर से खुश नहीं थे, वो तारीफ़ अमेरिका की इसलिए कर रहे थे क्योंकि मजबूरी है, अमेरिका की तारीफ़ करना। और अमेरिका की बुराई कर नहीं सकते, अमेरिका के खिलाफ जा नहीं सकते। लेकिन अभी हम आपसे फिर कह रहे हैं कि नेतन्याहू हैं ये कहीं न कहीं से कोई न कोई एक ऐसा रास्ता निकालेंगे कि हम इस चीज़ को डिस्टर्ब करें। इनके टारगेट पे तो हूती है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हूती ने जितना इनको डिस्टर्ब किया है, जितना परेशान किया है इनको, ये हूती को टारगेट पे लिए होंगे। ईरान के मैटर पर तो आ गया आपका रशिया। ये न्यूज़ में आया है कि रशिया से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि मैं ईरान पे हमला करूँगा। जबकि हम आपको उस वक़्त तो बोल रहे थे कि उस समय तो नहीं लग रहा था, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने नेतन्याहू को तैयार किया, तो हमको तो वैसा दिख रहा था कि नेतन्याहू ने अपनी कोई बड़ी शर्त रखी होगी, अमेरिका की शर्त को मानने के लिए। और सबसे बड़ी शर्त नेतन्याहू की यही हो सकती है कि उसको सबसे ज़्यादा खतरा ईरान से है। वो नहीं चाहता कि ईरान मिडल ईस्ट में स्ट्रॉन्ग हो और एक जो ईरान ईरान ने इनका प्रोपेगेंडा तोड़ दिया, इनका भ्रम मिडल ईस्ट क्या पूरी दुनिया में खत्म कर दिया है। एक हिसाब से इनको फाइनेंशियली तोड़ दिया है। तो किसी भी हाल में वो उसके साथ वो समझौता कर ही नहीं सकता इज़राइल ना नेतन्याहू। तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा हमको महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये कड़ी उधर जाके जुड़ेगी कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, आप जैसा कहोगे हम गाज़ा से सेना वापस बुला लेंगे, युद्ध विराम कर लेंगे। जो कैदी हमारे यहाँ हैं, जो 7 अक्टूबर 2023 के मुजरिम भी हमने पकड़े हैं, हम सबको छोड़ देंगे, लेकिन आप ईरान के साथ अगर हमारा होगा मैटर तो आपको पूरा सपोर्ट करना है। हमको आपका पूरा समर्थन चाहिए। ये ऐसा हमारी अपनी ओपिनियन हमको ऐसा लग रहा था। क्योंकि 1 महीने से 20 दिन से वही बात चल रही थी कि ईरान पे आज हमला हो सकता है, कल हमला हो सकता है, 2 दिन में हो जाएगा, 72 घंटे में हो जाएगा। ऐसे हम न्यूज़ चैनल्स देख रहे थे हम। तो हमको देख कर के हमको यही लगता नहीं था कि ये न्यूज़ वालों को ये क्या जो जो नेतन्याहू बता रहे हैं या ईरान बता रहा है कि हम पे हमला होने वाला है या इज़राइल बोल रहा है कि हम हमला करने वाले हैं इतने घंटे में।
क्योंकि वो स्थिति थी ही नहीं। बहुत बुरी तरीके से दोनों फंसे हुए थे। और अमेरिका के बारे में मैं आपको बता दूं, अमेरिका आज भी किसी के साथ जंग करने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका चारों तरफ से उलझा हुआ है। वो जब तक अपनी उलझन से बाहर नहीं निकलेगा, हमको नहीं लगता कि वो ईरान के बारे में कुछ सोचे, हमको नहीं लगता। लेकिन क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स है, इसमें कुछ भी हो सकता है। हो सकता है छोटे-मोटे समझौते के लिए, सिंबॉलिक अटैक के लिए वो बिल्कुल। उसने नीति उसने तैयार कर लिया हो नेतन्याहू को, वो नेतन्याहू ने तैयार कर लिया हो कि एक छोटे-मोटे उनके न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक करना, एक सिंबॉलिक अटैक करना, तो ताकि हम अपने लोगों को जवाब दे सकें। ये चीज़ की संभावना है, लेकिन आप बड़े हमले की तरफ अगर जाना चाहेंगे, तो हमको नहीं लगता कि ईरान के ऊपर कोई बड़ा हमला होगा। जी, मुमताज़ भाई। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि, और ये हम लोग बात करते आए थे कि अमेरिका की जो पोजीशन है, और इजराइल की भी मैं आपको बता दूं, इजराइल की पोजीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन हवा बनाए हुए था सिर्फ दुनिया के सामने ये पेश करने के लिए कि हम डटे हुए हैं, हम हारे नहीं। तो लेकिन वो चला नहीं कुछ। वो तमाम दुनिया देखिए जान जाती है, दुनिया समझ गई, दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है। आपके जो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम नहीं कर रहे हैं। हूथी अटैक कर रहा है, आपको बार बार एयरपोर्ट बंद करना पड़ रहा है, लोगों को बंकर में जाना पड़ रहा है वहां पे। और फिर खाने पीने की जिस तरह की वहां मुश्किलात पेश आने लगी थी, बहुत हालात खराब थे, क्योंकि रेड सी जो है उसने अब पोर्ट भी बंद करना शुरू कर दिया था कि अब कुछ भी यहां से नहीं जाएंगे। एयर स्पेस भी उसने बंद किया, और यही नहीं कहा कि अब हम किसी को नहीं जाने देंगे। तो ये हालात बड़े खराब थे। एक बड़ी खबर आ रही है, और फिर मैं चर्चा करूंगा राशिद रिजवी साहब आपसे। बड़ी खबर ये आ रही है कि जयदीप साहब बुंदेलन कहा है कि इजरायली चैन खुद बता रहे हैं कि इजरायली सेना को पीली लाइन तक पहुंचना था, लेकिन वो पीली लाइन से भी कई किलोमीटर पीछे आ चुके हैं। तो ये आप देखिए कि यहाँ कई किलोमीटर यानी पीछे आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीली लाइन, बल्कि वो पीछे आ चुके हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा हमास ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल लिया है, और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात हो चुकी है। तो ये दूसरी बड़ी खबर है। राशिद रिजवी साहब, यहाँ पे आप ये देखिए, जिस हमास के बारे में ये था कि एलिमिनेट कर देंगे, वहां से उन्हें खत्म कर देंगे, और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, 2 साल तक जो कत्लो गारत गरी चली, इतना नुकसान इसराइल का भी हुआ, लेकिन ढाक के 3 पात, कुछ नहीं मिला, खाली हाथ लौटना पड़ा। और यहाँ हमास फिर उसी तरह से एक्टिव हो गई है। उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसकी पुलिस, वो सब तैनात हो गई फिर निकल के। तो अच्छा, दूसरी चीज जो आप कह रहे थे, 200 जो फौज का तैनात होना है उसमें, लेकिन इंजीनियर भी है उसमें, टेक्नीशियन भी है उसमें, बहुत सारे एक्सपर्ट वो आ रहे हैं, वो जायजा भी लेंगे गदा का। क्या इसके पीछे कोई और मकसद तो नहीं हो सकता राशिद रिजवी साहब? ये जो सेंटर इजराइल में बनाया जाएगा, लेकिन वो निगरानी करेंगे गाजा की, गाजा का जायजा लेंगे, तो क्या इसके पीछे कोई और बात तो नहीं हो सकती? हालांकि मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए बार बार झूठ बोल करके और बहुत देर तक कोई अपने आप को दुनिया में सुरखरू नहीं रख सकता है। और ये कम से कम डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी वक्त में ही सही अमेरिका की इज्जत बचाई, अपनी इज्जत थोड़ी बहुत बचाई कि भाई चलो। लेकिन अब अगर कुछ होता है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप ये देखिए ना कि अभी हिंदुस्तान ने डिडॉलराइजेशन की इब्तिदा कर दी। उसने कहा था मैं रूस से तेल खरीदूंगा, और वो डॉलर से नहीं खरीदूंगा, जो लोकल करेंसी उससे खरीद लूंगा, यौन से खरीद लूं। तो इस तरह की चीजें जो है, या ईरान से फिर तेल खरीदने की बातचीत हो गई है, ईरान से तेल खरीदा जाएगा, ऐसी रिपोर्ट है। तो ये और फिर आज आप देखिए अफगानिस्तान के अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं 1 हफ्ते के दौरे पे, वहाँ जो तालिबान, बल्कि पता नहीं क्यों लोग जो है अफगानिस्तान हुकूमत कहना चाहिए, तालिबानी हुकूमत, तालिबानी तो खैर जो भी है, हालांकि मैं उसको बहुत अहमियत नहीं देता, माफ कीजिएगा। लेकिन ठीक है, एक चुनी हुई वहां चुनी क्या मतलब एक सरकार है, और आज वहां पे एस जयशंकर ने इस्तकबाल भी किया, और कुछ एम्बुलेंसेस भी दी हैं। तो बहरहाल ये और हिंदुस्तान की सरजमीन से बयान भी जारी हुआ,
जो अमेरिका कह रहा था कि मैं फिर जाऊंगा और मुझे मिलिट्री बेस बनाना है और सब, उसने खारिज कर दिया कि ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा हिंदुस्तान की जमीन से। तो ये तमाम चीजें जो है, क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका ये बात समझ गया था कि अगर अब हम अपने आप को यहाँ ब्रेक नहीं करते हैं और इजराइल को रोकते नहीं, और गाजा ही एक ऐसा पॉइंट था कि अगर वहां से हम स्टार्ट नहीं करते हैं तो फिर बहुत पीछे चले जाएंगे और फिर जवाल पक्का है। राशिद रिजवी साहब, तो ये तो बहुत बुरे फंस गए थे। देखिए, अमेरिका के लिए गजा ही एक समस्या नहीं थी। अमेरिका के लिए बहुत सारे ऐसे एरिए हैं जो उन्होंने फ्रंट खोल के रखे हैं, वो सब समस्याएं हैं। और जो हिसाब से उनकी आर्थिक स्थिति इस वक्त उस समस्या से जूझ रहे हैं ये, तो वो उससे उबरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया तालिबान से कि हमको चाहिए वो एयरबेस, और तालिबान जानते हैं कि ये अमेरिका है, हम इनको जगह देंगे, ये हमको कभी भी सिमटा देंगे। ये जानता है कि ये कभी भी हम पे हमला कर देंगे, ये कभी भी मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, कभी भी ये हमारा सफाया करने की कोशिश कर सकते हैं। तो तालिबान इनको देगा नहीं वो जगह। मतलब आप ये समझिए कि अपने दुश्मन के हाथ में वो तलवार नहीं देगा। देखिए, इनको लेके आया कौन था? इनको बाइडेन लेके आए थे, डोनाल्ड ट्रम्प लेके नहीं आए थे। तालिबानी हुकूमत को लेके आए थे बाइडेन। बाइडेन ने उनको ला करके यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दिया। जो वहाँ की करजई समथिंग क्या नाम था वो प्रेसिडेंट थे, उनसे कहा कि तुम फौरन निकल जाओ। वो निकल गए। उन्होंने अपने सारे डॉलर समेटे, समेट करके वो चले गए यूरोप। अब यहाँ हामिद पर करजई। तालिबान, हामिद करजई। तो अब तालिबान वाले आए, सेना ने भी बहुत ज़्यादा अपोज़ नहीं किया। तो वो जिस सेना का कमांडर ही नहीं है, वो क्या किससे लड़ेगा? तो सेना ने भी बहुत अपोज़ नहीं किया। सेना थोड़ी छुटपुट घटनाएँ हुई, लोगों ने सरेंडर कर दिया, अब इनकी सरकार आ गई। अब ये सरकार में हैं तो अपने आप को वहाँ बचाने की कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को एस्टेब्लिश करें। हम आपको एक चीज़ बताएँगे, अगर आप हँसिए नहीं तो। आपको पता है कि उसकी इकॉनमी हमारी इकॉनमी से थोड़ा-सा ऊपर हो गई है, अफ़गानिस्तान की। हम लोग बचपन में सुनते थे कि ये लोग झोले में पैसा लेके जाते थे या पॉलिथीन में सब्ज़ी लेके आते थे। अफ़गानिस्तान की स्थिति ये थी। लेकिन आज उनका एक अफ़गान हमारा ₹100 अगर हो गया, तो ये उनका अचीवमेंट है। जबकि उन्होंने हमको नहीं लगता कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है। बहरहाल ये टॉपिक दूसरा मैटर है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने चाइना से अच्छे रिश्ते किए, अफ़गानिस्तान ने। अफ़गानिस्तान ने रशिया से अपने अच्छे रिश्ते किए। अफ़गानिस्तान ने ईरान से अपने अच्छे रिश्ते किए। बस अगर उनके संबंध किसी से खराब है तो वो सिर्फ़ पाकिस्तान है। अब चूँकि पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, तो अफ़गानिस्तान इंडिया का ऑटोमेटिक दोस्त है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो वो अपने संबंध अच्छे बनाना चाहता है। पहले जब तक हामिद करज़ई थे, तब तक अफ़गान के स्टूडेंट आते थे इंडिया में, उनको स्कॉलरशिप मिलती थी। वो पढ़ते थे इंडिया में आकर के। जब तालिबान आ गए तो वो चीज़ें बंद हो गई। अब हो सकता है कि वहाँ से यहाँ एंट्री हुई, अब यहाँ से लोग वहाँ जाएँ, उसके बाद वो चीज़ें फिर शुरू हों। क्योंकि भारत ने बहुत पैसा लगाया अफ़गानिस्तान को डेवलप करने के लिए। भारत के बहुत पैसे लगे हुए हैं और भारत के अपने स्वास्थ्य भी वहाँ जुड़े हुए हैं उनसे। तो और कुछ भी हो वो हमारे पड़ोसी हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने हर पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध बना के रखें। तो इस संदर्भ में काम अच्छा कर रहा है अफ़गानिस्तान, कि पाकिस्तान को छोड़ करके, यहाँ तक कि वो बांग्लादेश तक से अच्छे संबंध बना के रखा उसने। देखिए, बांग्लादेश बहुत छोटा देश है, लेकिन फिर भी उसने अच्छे संबंध बनाए अपने। उनके एक मिनिस्टर भूटान भी जाके आए। तो किसी भी हाल में वो एयरबेस अफ़गानिस्तान देना नहीं चाहेगा अमेरिका के हाथ में। इसमें खतरा चाइना को भी है, इसमें खतरा रशिया को भी है।
इसमें खतरा इंडिया को भी है, इसमें खतरा ईरान को भी है, खतरे सबको हैं। जबकि पाकिस्तान अपना एयरबेस दे सकता है, जब वो उनकी गोद में बैठा हुआ है अमेरिका के, वो तो वो दे सकता है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन अमेरिका के एयरबेस को देने में, वो पाकिस्तान के देने में, अफगानिस्तान में बहुत फर्क है। अफगानिस्तान के एयरबेस से चाइना भी आपके एकदम पास में है, रशिया का बॉर्डर मिला हुआ है, ईरान का बॉर्डर मिला हुआ है, आप बहुत ही क्लोजली हो। वो चीजें आपको पाकिस्तान के एयरबेस पे आके नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का खाली पीओके से कनेक्शन है चाइना का। तो मुमताज साहब, वहां पर एक खतरा रहेगा कि अवाम खिलाफ ना हो जाए, अवाम खिलाफ ना हो जाए। वहां पर आप देखिए, बलूचिस्तान बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो सर पाकिस्तानी आर्मी के साथ रेगुलर उनकी गोलीबारी होती है, एक वॉर जैसा चल रहा है। बीच में कुछ वीडियोज आए थे कि डायनामाइट से पूरी पूरी गाड़ियां उड़ा दी गई, सोल्जर की डेथ हो गई। इस तरह की चीजें वहां पर होती रहती है। तो अमेरिका इतना बड़ा रिस्क हमको नहीं लगता कि पाकिस्तान में जा अपनी फोर्स लाएगा, इस तरह कोई रिस्क लेगा। अफगानिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स हैं, सबसे बड़ी चीज है अफगानिस्तान में जो उसका इंटरेस्ट है, वो अफगानिस्तानी मिनरल्स हैं। वो मिनरल्स के लिए जा रहे हैं, वहां पर जाना चाहता है। अब आपने देखिए, अभी आपने ये लगाया है गाजा में, अब लोग अपने घर की छत ढूंढेंगे। आप जो आपने अभी फोटो लगा दी है, ये सिलसिला कल से चालू है, कल से लोग चल रहे हैं। 99.9% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई साधन ही नहीं है, वो अपना बोझ अपने सर पे रख के लेके जा रहे हैं। प्लस राशिद साहब, ये तस्वीर जो मंजर हम देख रहे हैं वाकई काबिले दीद है। लेकिन एक और नीचे हमने पट्टी अनीस खान की लगा रखी है, उसे भी देखिएगा। ये कहां तक सही है, कैसे इसे देखेंगे? गाजा के 58% जमीन पर आईडीएफ का कब्जा रहेगा, प्लीज क्लियर करें। तो क्या ये आप ये नहीं, कह सकते हैं कि ये कब्जा जो है, क्योंकि अब मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि शर्तें जो है वो ऐसे तो नहीं होगी, और लोग जा करके छोड़ करके जा भी रहे हैं, और वहां पे फिलिस्तीनी अथॉरिटी और हमास की फौज जो है, पुलिस, वो अब तैनात हो रही है। तो इसको ये क्या र्यूमर उड़ाया जा रहा है सिर्फ, या है क्या? क्यों ऐसा कहा? मुझे लग रहा है कि ये फेक है, ये झूठ है, ऐसा देखिए हम नहीं है आपको ये। बताएं, देखिए मुमताज साहब आपको बताएं हम कि अगर आज डोनाल्ड ट्रंप भी कह दें कि हम 58% जमीन पे कब्जा रखेंगे, तो हम नहीं मान सकते। क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ है, सीज फायर एग्रीमेंट में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि गाजा से सेना बाहर हटेगी। जब आईडीएफ गाजा से कंप्लीटली बाहर जा रही है, अब वहां पर एक ज्वाइंट आर्मी जो आ रही है टेम्परेरी, तो नेचुरल सी बात है, कब्जा करने का कोई सवाल ही नहीं है। वो बाद में कब्जा कर लें, बाद में साल 2 साल के बाद कोई घटनाक्रम हो जाए तो हम उसके बारे में अभी से कुछ नहीं कह सकते। मगर आज की डेट में इनको खाली करना पड़ेगा। जी मुमताज भाई।